वक्फ संशोधन वक्फ सुधार बिल, इसके संबंध में जन जागरण अभियान के अंतर्गत हमारे बीच में सीकर के पूर्व सांसद स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। पूरी रूपरेखा जानकारी हमारे बीच में रहेगी। सबसे पहले मेरा निवेदन मंचासीन अतिथियों से रहेगा कि सूरतगढ़ विधानसभा की इस कार्यशाला में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी महाराज, आप सीकर से पूर्व सांसद हैं। देश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपके विचार हमेशा पूरे देश में पढ़े और सुने जाते हैं। पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर भी हैं और साथ में जो वक्फ जागरण अभियान है, इसमें हमारे बीकानेर डिवीजन के संयोजक के नाते हम सब का मार्गदर्शन करने वाले आपका इस क्षेत्र से अपने युवा अवस्था से ही विशेष लगाव रहा है। आर्य समाज के विस्तार के लिए, आर्य समाज के लिए, गौशालाओं के लिए, गौों के लिए आप हर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आप नहीं गए होंगे। हर गांव में जा जाकर आपने हमें शिक्षा दी है। जो मंडलों पे टीम बनी हुई है, उनके तमाम पदाधिकारी, आप सबको मैं सादर बंदे करते हुए यही निवेदन करूंगा कि पूरे देश के अंदर वक्फ सुधार जो जागरण अभियान चल रहा है, हमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जहां धारा 370 का फैसला, राम मंदिर का फैसला, वक्फ के अंदर जो सुधार है, उनके ऐतिहासिक फैसले, और देश के अंदर अंग्रेजों के समय से बनी हुई उन नीतियां जो वर्तमान में अनुकूल नहीं थी, उनको बदलने से लेकर भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और पूरा देश का अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का विकास अधिक से अधिक कैसे हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के हमारे बंधु भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से सभी तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें। बहुत अच्छी संख्या हमारे सूरतगढ़ विधानसभा में अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं। मित्रों, देश के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद में सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ की थी, और इसके अंदर ये दान में दी हुई वो संपत्ति थी जिसके लिए नियम था कि हम उस अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब की शिक्षा के लिए, उन बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल कैसे खोले जाए, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, उन शोषित गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाते हुए उनके जीवन को कैसे हम अच्छा से अच्छा बना सकें, उनके बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ के देश की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जा सके, इन सब चीजों के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं, आप चाहे छोटी जगह से लेकर दिल्ली तक देख लें, भारत के कोई भी राज्य में आप अध्ययन करोगे, आप देखोगे कि इस तिहाड़ के अंदर कुछ चुनिंदा लोग इनकी संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा करते गए। अनेकों वर्षों से कोई हिसाब नहीं था, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति को उन्होंने कब्जा कर रखा था। गरीबों के लिए जो योजनाएं बननी थी, वहां पर उन्होंने दुकानें किराए पे दे दी, बड़े बड़े अपने व्यवसाय चालू कर लिए, और जहां हॉस्पिटल खोलने थे गरीब मुसलमानों के लिए, वहां पे उन्होंने अपने बड़े व्यवसाय खोल लिए, और उन 1-2% लोगों ने पूरे इस देश की इतनी बड़ी संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। उस संपत्ति का उपयोग अगर लगातार उन गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए होता, तो आज ये दृश्य कुछ और होता। लेकिन इन लोगों ने कभी भी उन लोगों की कभी सूझबूझ नहीं ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद
कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं एक कामों में ये वक्फ सुधार बिल है। इस बिल को आप भी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहें तो वक्फ संशोधन बिल 2025 के नाम पर जब आप नेट पर जाएंगे, सर्च करेंगे, तो इसका सारा का सारा मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी एक एक बारीक जानकारी आप ले सकते हैं। इस प्रकार का बिल पास किया जो देश के अल्पसंख्यक भाइयों के हित में रहा और राष्ट्र हित में रहा। विपक्षी पार्टियों ने देश को भ्रमित करने का प्रयास किया और उसके बाद में जब लोगों के समझ में आया कि यह काम गलत था, तब हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने ये स्वीकारा कि हमें भ्रमित किया गया। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब हमने कानून पास किया सीएए कानून में था तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन भाइयों को प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको अपमानित किया गया, उनकी संपत्तियों को हड़पा गया। तो वह परेशान और तंग होकर के कोई भी आदमी अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहता। आदमी अपने घर बार को तब छोड़ता है, वतन को तब छोड़ता है जब उसको लगता है कि अपनी जान तभी बचेगी, अपना मान सम्मान तभी बचेगा कि जब मैं यहां से निकल जाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात सम्मान को कही है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने साहित्य की दृष्टि से हमें बहुत कुछ दिया। तो चाणक्य ने एक श्लोक लिखा, वो कहते हैं अधमा धर्म इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। और धन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा है कि धन के लिए आप तो सीमा पर रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश की गोपनीयता को पैसे के लालच में बेच देते हैं। पिछले दिनों भी यही महाजन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने हमारी सेना के वो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ग्राउंड्स रिपोर्ट थी, वो पैसे के लालच में पाकिस्तान को दिए। तो जो अधम दृष्टि के लोग होते हैं उनको केवल धन चाहिए। तो कहा अधमा धर्म इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। और मिडिल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, मध्य वर्ग के, वो चाहते हैं कि इज्जत भी बची रहे, दो पैसे भी कमा ले। लेकिन कहा कि उत्तमा मानव इच्छन्ति, उत्तम आदमी होते हैं जो सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करते। राणा प्रताप ने सब प्रकार के माल मलिदे खा सकते थे, सुख से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए 27 साल घास की रोटी खानी स्वीकार की, लेकिन अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए सम्मान बहुत बड़ी बात होती है, इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने मान सम्मान और इज्जत की सुरक्षा के लिए हमारी जो ये लोग, मैंने आपको बताया, ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि को छोड़ करके भारत में आ गए। और कोई 30 साल हो गए, कोई 40, 25, 20 साल लंबे समय से लोग थे वहां से, तो देश को छोड़ के आ गए। या उनको मताधिकार नहीं मिला, और मताधिकार नहीं मिला तो उनका आधार कार्ड नहीं बना, उनकी वोटर लिस्ट नहीं बनी, न वो बिजली कनेक्शन ले सकते थे, न जमीन खरीद सकते थे, न बच्चों को पढ़ा सकते थे, ना कोई जॉब कर सकते थे, ना कोई नौकरी कर सकते थे। नरक की जिंदगी जी रहे थे। और ऐसी इस बातें हमारे संज्ञान में आई तो देश के विभिन्न हिस्सों से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने विषय आया, इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। तो नागरिकता देने के लिए ये सीएए का कानून लाया गया और उसका प्रचार ये किया कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल हो गए इस बिल को पास हुए, पूरे भारत में सिंगल केस नहीं आया जो ये कह सके खड़ा होकर के कि मेरी वोट की ताकत खत्म कर दी, मेरी नागरिकता खत्म कर दी।
और उसके कारण वहां शाहीन बाग के अंदर 1 साल तक हालात ये बनाए रखे दिल्ली में कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया। वहां पर अग्निकांड हुआ, गोलीकांड हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, इसलिए लोगों को वर्ग लाया गया। हमने धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, तब यही बात की गई कि साहब हमारे स्वाभिमान पर ठेस है। मैं आश्चर्य करता था कि कश्मीर के मुसलमान नाराज थे, वो भी इसलिए थे कि उनको जानकारी नहीं थी कि धारा 370 हटाने से लाभ किसको होगा। 75 साल में वहां के लोगों को यह नहीं पता था पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है। और जो ही धारा 370-35 से हटाने के बाद हमारी सरकार ने चुनाव करवाए तो आपको आश्चर्य होगा 80% सरपंच मुसलमान बने। अभी यहाँ बहुत सारे भाई बैठे होंगे, सरपंच बैठे होंगे, जिला प्रमुख भी बैठे हैं। अभी हमारी सरकार ने जिन पंचायतों के 5000 से ऊपर मतदाता हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं विकास पथ के लिए। तो कश्मीर में भी ये 2-2 करोड़ रुपए गए हैं। पहली बार पंचायत राज का स्वाद अगर किसी ने चखा तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने वहां कश्मीर में चखा। वहां सरपंच बने, वहां प्रधान बने, वहां जिला प्रमुख बने। वहां पर लगभग 75% जो प्रधान बने वो मुस्लिम बने। वहां पर 73% जिला प्रमुख बने, वो मुस्लिम बने। वहां पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के सदस्य, मुसलमानों को पता लगा कि पंचायत राज क्या होता है। आज वहां गांव की गलियां पक्की हैं। और SC/ST के भाई जिनको ये पता ही न था कि आरक्षण क्या होता है, 75 साल में SC के भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और जो ही ये धारा 370 हटी, 35 से हटा, तब कश्मीर के लोगों की आंखें खुली। और कहां तो धारा 370 हटाने से पहले वहां पर हमारी सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, वहां विरोध होता था, वहां का नौजवान विरोध में आता था। और आज जब ये पहलगाम की घटना घटित हुई है, साथियों, पूरा का पूरा कश्मीर हमारी सेना के साथ और हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आपने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से एक भी मुसलमान ने उग्रवादियों का पक्ष नहीं लिया, आतंकवादियों का पक्ष नहीं लिया। यहां तक कि फारूक साहब ने भी परसों उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था टीवी के ऊपर, फारूक साहब ने कहा कि हमारी कश्मीर की पावन धरती पर जो ये कत्लेआम हुआ है ये बहुत ही कायराना हमला था और हम प्रधानमंत्री के कंधे मिलाकर के हम साथ खड़े हैं। महबूबा ने भी कहा ये। आज पूरा मुस्लिम समाज भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि उन्होंने धारा 370 और 35 हटने के बाद में पंचायत राज का मजा लिया है, आनंद लिया है। वहां के नौजवान आज नौकरी कर रहे हैं, एजुकेशन है, सब कुछ है। आज वहां मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियर कॉलेज खुल रहे हैं, अन्य संस्थाएं खुल रहे हैं, स्किल का काम चल रहा है, वहां इंडस्ट्री लग रही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, काम हो रहे हैं, इसलिए वो साथ है। लेकिन विरोधियों ने क्या किया? धारा 370 हटेगी तो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन देश आज वहां विकास का काम चल रहा है, वहां ट्रेनें पहुंच रही हैं, वहां सड़कें बन रही है, वहां सारे काम हो रहे हैं। ये काम अगर किसी ने किए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और कश्मीर के लोगों के समझ में आ गया। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य जो पार्टियां थी, उन पार्टियों के पेट में ये तकलीफ हुई कि जिन लोगों ने अपने वोट का जरिया बना रखा था वो अब हमारे हाथ से खिसक रहे हैं। ये इसलिए वो विरोध कर रहे थे। साथियों, मैं एक निवेदन आपको करना चाहूंगा। हमने 3 तलाक का कानून पास किया, बहनें चाहे हमारी हैं चाहे मुसलमानों की। आप उस मुसलमान से जाकर के पूछो जिसकी बेटी को 3 तलाक के माध्यम के कानून से पहले तलाक कर दिया जाता था। मेरे लोकसभा में 2 लाख मुस्लिम हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं ऐसा सन्यासी हूं, मैंने जन्म से और अपने गुरु से एक ही शिक्षा ली। हमें अपने वैदिक संस्कृति का प्रचार तो करना है, वो हमारे प्रथम है, लेकिन प्रत्येक अच्छे आदमी को साथ लेकर के चलना है। मैं तो मेरा ड्राइवर 11 साल से मुसलमान रखता हूं, आप तो
एक हिंदू सन्यासी, वो भी आर्य समाजी, और वो एक मुसलमान को अपनी सीट पर बराबर बिठा करके रखता है। क्यों रखता हूं? वो ईमानदार आदमी है, ड्यूटी को पूरी करता है। और उनके रिश्तेदार हैं मकसूद खान जी, हमारे पास किरोड़ली गांव है, कायम खानी है, भाई साहब 200 गाय पालते हैं अकेला व्यक्ति। कॉन्ट्रैक्टर हैं ये सारे के सारे, राठ और कायम खानी सब लोग। अगर सबसे अच्छी गाय मिलती है तो अपने आप लोगों के पास मिलती है। यहाँ ये सरकार कर तो उसके नाम से फेमस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मेरे देश के मुसलमान का विकास हो। मनमोहन जी ने एक नारा दिया था, मुस्लिम भाइयों को बहुत अच्छा लगा, और नारा ये था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बहुत अच्छा लगा मुसलमानों को, बड़ी तालियां बजी, बड़े विज्ञापन छपे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमानों को उसने कह तो दिया, लेकिन मुसलमानों को दिया क्या? क्या दिया मुसलमानों को? कोई पूछे? नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। अब आप कहेंगे साहब कह तो दिया, उन्होंने किया क्या? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए क्या किया और उन गरीबों में भी मुसलमानों को क्या लाभ मिला, इसकी एक सूची आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भविष्य में आप इस प्रकार की संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में आए तो आप यदि कागज पेन लेकर के आएंगे तो फायदा होगा, लेकिन ये चीजें आपको नेट पर मिल जाएंगी। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इंदिरा जी के समय में एक योजना लागू की, इंदिरा आवास योजना, और उस समय 10,000 रुपए मिलते थे। बाद में राजीव गांधी ने 20,000 रुपए किए। अब 20,000 रुपए में घर बनता है क्या? आप विचार करो कि इंदिरा आवास योजना में कितने मकान बने होंगे लोगों के। आप गांव का सर्वे करवा लो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मुझे गरीब को छत देनी है। आप उनका संकल्प था कि 2027 तक मेरे देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सिर पर छत न हो। 1,50,000 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे देश में मुस्लिम भाइयों की आबादी है 18%। कितनी है? 18%। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम भाइयों को 36% लाभ मिला। कुल टोटल योजना का 36% लाभ अगर किसी को मिला तो मुस्लिम भाइयों को मिला। प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन, और विजन ये था, हमारा अनाज भंडारों में सड़ा रहता था, चूहे खाते रहते थे। आपके सूरतगढ़ के जो गोदाम थे उनमें सड़ा रहता था, और 10-20 साल के बाद में बिल्कुल उसका कचरा बन जाता था। तो 2 रुपए किलो के हिसाब से ये कैटल फीड्स को दिया करते थे। रुपया किलो, 2 रुपया किलो। ये जो कैटल फीड बनाने वाले लोग हैं, वो सड़ा हुआ अनाज पशुओं के पेट में जाता, वो भी बीमार होते, दूध पीने वाले भी बीमार होते। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमें अन्न को सड़ाना नहीं है, हमें गरीब को अन्न खिलाना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसके सिर पर छत न हो। कोई आदमी ऐसा मेरे देश में नहीं होना चाहिए जो भूखे पेट सोए। 5-5 किलो अन्न मिलता है कि नहीं मिलता है? और किसान को भी पैसा मिलेगा। जब किसान का ये अन्न योजना में कितना मिला? 37%। 37% प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ हमारे मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। उसके बाद आपसे निवेदन करूंगा कि गैस हमने दी, गैस सिलेंडर दिए, 100 में से 37 सिलेंडर हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में यह था कि जब हमारा कोई गरीब आदमी जिसके पास अपना घर का मकान नहीं है, घर की जमीन नहीं है, बैंक वाले गारंटी मांगते थे, जमीन के कागज लेकर के आओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मजदूर को काम करना है, गरीब को काम करना है, कोई छोटी मोटी अपनी इंडस्ट्री चालू करनी है, कोई टायर पंचर की दुकान करनी है, कोई छोटा मोटा चाय का ढाबा खोलना है या और काम करने हैं, उसको पैसा चाहिए। इसलिए केवल हम उसकी वारंटी पर, उसके आधार के बेस के ऊपर 15 लाख रुपए तक का पैसा देंगे। और इसके अंदर भी मुद्रा योजना में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं 36% लाभ उनको मिला है, गरीब लोगों को।
उसके बाद में जन धन योजना, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बैंक खाते जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाते खुलवाने शुरू किए, आप सबकी ड्यूटी लगाई थी पार्टी के लोगों की, भाई गांव-गांव जाकर के खाते खुलवाओ। तो कांग्रेस के लोग ये कहा करते साहब बैंक खाते खोलने से पेट भरेगा, यही कहते थे। क्या होगा इससे? लेकिन इससे क्या हुआ कि आज पेंशन मिलती है तो बैंक में जाती है। किसान सम्मान निधि का जब बटन दबता है, मैं आपको किसान सम्मान निधि की बात बता दूं, किसान सम्मान निधि का 33% लाभ मुस्लिम भाइयों को मिलता है। आबादी 18% है और लाभ मिलता है 33%। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाते हैं और एक बटन दबाते ही 6,000 रुपए हर साल गरीब किसान के खाते में चले जाते हैं। भजनलाल जी एक बटन दबाते हैं तो 3,000 रुपए किसान के खाते में चले जाते हैं। 9,000 रुपया गरीब का हिस्सा जो है वो खाते में जाता है, 1 पैसे का आरोप नहीं लगता। पहले साहब पटवारी, ये धीरे धीरे रुकेगी तो वो सीधा खातों में गया। इसके साथ साथ में मैं आपसे निवेदन करूं है कि वो स्किल के माध्यम से कितनी इकाई लेके आ सकते हैं। मैंने तो मेरी लोकसभा में लगभग 20 पॉइंट स्थापित करवाए और उनको 50,000 से 60,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलती है। कारण क्या है कि वो प्लम्बर है तो विदेशों में उसको काम नहीं मिलता है, तो वो भी जो स्किल इंडिया का काम था उसमें से 100 में से 22.7% लाभ मुसलमानों को मिला है। रोजगार गारंटी में 9.7 मिला है। अब मैं ये योजना अगर गिनाने लगूंगा तो मेरा समय से निकल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की लगभग 72 प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीबों के काम आती हैं। कितनी योजनाएं हैं? आप इन योजनाओं को कभी निकाल करके देखो, गरीब को खड़ा करें। माने प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं खुद सांसद था, हमें लगभग 50-60 सांसदों को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई आपको हमने इसलिए बुलाया है कि हमें 2047 तक देश को विकसित करना है, आप अपने सुझाव भी दें। भाई परिवार में 4 भाई हैं और 3 भाई करोड़पति हैं और 1 भाई गरीब है, उसको खाने को रोटी नहीं मिलती, तो क्या उस परिवार को आप विकसित परिवार मानेंगे? अगर को कहेगा तो बात कर रहे हो भाई तो धक्का खाता फिर रहा है, खाना रोटी बनी तो होना 1 करोड़पति। तो मोदी जी ने कहा कि भाई हमें केवल मात्र हमें तो ऐसा भारत को विकसित करना है जो प्रत्येक आदमी हमारा विकसित हो, प्रत्येक घर में एजुकेशन हो, मकान हो, बिजली हो, पानी हो, और इसलिए हर घर नल पहुंचाने की बात, बिजली पहुंचाने की बात, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान था। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बिल लेकर के आए, अब मैं थोड़ा सा टाइम आपको इस बिल पर लूंगा। ये बात मैंने इसलिए आपको कही कि हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाई, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भाव आपके साथ में अत्यंत विनम्र भाव है और उनका भाव ये है कि मेरे देश के मेरे अंग का हिस्सा है, मेरे शरीर का एक अंग भी अगर विकृत हो जाए, आदमी का एक पैर काम नहीं करे तो आदमी दौड़ नहीं सकता, आदमी का एक हाथ काम नहीं करे तो आदमी दौड़ नहीं सकेगा, आदमी के एक आंख काम नहीं करेगी तो आदमी ढंग से देख नहीं पाएगा। आदमी के शरीर का कोई भी अंग अगर विकृत है तो वो पूर्ण स्वस्थ नहीं करा सकता। तो 18% मुस्लिम भाई हमारे देश के अंग हैं, हमें इनको शिक्षित और विकसित करना है। ये ध्येय माननीय प्रधानमंत्री जी का है। ये बिल जो लेकर के आए, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए लेकर के आए, जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे भाई यहां से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यहां पर आए, तो पाकिस्तान से जो यहां आए वो अपनी संपत्ति छोड़ के आ गए और यहां से गए वो भी अपनी संपत्ति छोड़ के गए। तो हमारे आए उनकी संपत्ति तो वहां लोगों ने कब्जा कर ली, सारी संपत्ति कब्जा कर ली। केवल खेती की जमीन जो थी वो सरकार ने उन लोगों को दी जो वहां से छोड़ के आए। लेकिन मुसलमानों के जितने धार्मिक स्थान थे, वो चाहे मस्जिद थी, कब्रिस्तान था, चाहे दरगाह थी और सार्वजनिक स्थान थे जो मदरसे थे, सरकार ने तय किया कि एक बोर्ड बना दिया जाए जो बोर्ड इनकी सुरक्षा करे। तो तब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया और ये धीरे धीरे 1995 में अस्तित्व में आया। 1995 से लेकर के और 13 तक ये चलता रहा। 13 में कांग्रेस ने फिर और कानून बना दिए। कानून क्या बनाए
कि राज्य सरकार को अधिकार था वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का, उसकी ऑडिट करने का, उसकी जांच करने का, उसकी देखरेख करने का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार था कि कोई आदमी अगर अपील में चला जाए वो उसमें हस्तक्षेप कर सके। 2000 वक्फ के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे मुसलमान भाई बहुत राजी खुश हुए कि बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस के लोगों ने कि हमारे काम के अंदर सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोर्ट भी नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो मुस्लिम नेता थे, जो वक्फ के मालिक बनाए थे, आपके मुतलबी बोलते हैं ना, मालिक जो बनाए वही खा गए, वहां के सीईओ खा गए, वहां के केंद्रीय मंत्री खा गए। ये जो संपत्तियां 32 लाख संपत्तियों का आंकलन हमारी सरकार ने किया और 32 लाख संपत्तियों में से 6 लाख संपत्तियां लोगों ने कब्जे कर लिए। अकेले कर्नाटक में 2 लाख एकड़ जमीन में से 22,000 एकड़ जमीन पर लोगों के कब्जे हो गए। जब मुसलमान भाइयों के माध्यम से ही ये बातें नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, तब उन्होंने कहा कि इस बिल में हमें संशोधन करना चाहिए। इसकी डिमांड पर, मुस्लिम भाइयों की डिमांड पर, मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मौलवी, मुस्लिम बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित लोग वो आए कि साहब हमारी संपत्ति खुर्द कर दी गई। और खासतौर से विषय कब आया था? जब कर्नाटक के अंदर वक्त की एक संपत्ति 4000 वर्ग मीटर जगह एक 5 स्टार होटल को केवल ₹1 महीना के किराए पर दे दी गई। वह 7 स्टार होटल बना हुआ है जो हर महीने करोड़ों की आमदनी करता है, साल के किराए पर दे दी गई। आज की डेट में अगर उस संपत्ति की किराए की कीमत केवल जमीन की जाए तो 2 लाख रुपए महीने की कीमत की, उसको ₹1 में दे दी गई। जब यह विषय आया तो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था, कोर्टों के पास कोई अधिकार नहीं था। क्या करें? तब तय हुआ कि बिल लाया जाए। बिल को मसौदा तैयार हुआ। बिल का मसौदा तैयार होने के बाद बिल जब पार्लियामेंट में आया तो हमारी कुछ पार्टियों ने आपत्ति की। यह कहा साहब भारत सरकार मुसलमानों के कब्रों पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों की दरगाह पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए आप इस बिल को पार्लियामेंट कमेटी को दे दो, जेपीसी को दे दो, ज्वाइंट पार्लियामेंट। स्वयं उन लोगों की सूची में है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को हड़पा। और जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा ने राज्यसभा में इस विषय को उठाया तो माननीय खड़गे जी भी राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों, कांग्रेस का अध्यक्ष भी राज्यसभा का सांसद है और भाजपा का अध्यक्ष भी राज्यसभा का सांसद है। जब हमारे अध्यक्ष ने इस विषय को उठाया तो खड़गे जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैंने 1 इंच जमीन नहीं खाई। तो माननीय जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पेपर पार्लियामेंट के पटल पर रख रहा हूं, यदि मैं झूठा हूं तो हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में जाकर के आप मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाइए, आप यहां पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ बिल लेकर के आ जाइए। तो खड़गे साहब चुपचाप बैठ गए और इस बिल को पास हुए कितने दिन हो गए, फिर उनकी बात नहीं पड़ी तो वो कोर्ट में चले गए। आज कोर्ट में इस बिल की पैरवी कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के वकील रहे हैं। 100% वकील वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के वकील हैं। वो चले गए कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जब कहा उन्होंने कि साहब इस पर स्टे करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बिल की समीक्षा हम जरूर करेंगे लेकिन स्टे नहीं देंगे। स्टे नहीं मिला उनको और उस पर सुनवाई चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खड़गे जी क्यों नहीं कोर्ट गए? वो सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो आरोप लगे उसके खिलाफ क्यों नहीं गए? कारण है कि वो चोर है, उनके ऊपर आरोप सही है। अब मैं आपसे निवेदन, संपत्ति को खाया है और यह तो एक नमूना है, ये वो नाम है जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी वक्त के लोगों ने आरोप लगाए हैं, सरकार इसकी जांच करेगी और जांच करेगी तो ये लोग जेल जाएंगे। आप सभी लोग हैं यहाँ, वक्त का मतलब होता है दान। अपने आप को आदमी मंदिर में दान कर दे और मंदिर का पुजारी व कमेटी का अध्यक्ष है, अगर उसको खाए
तो अपने कहेंगे तो नरक हुई से कहते हैं नहीं, भगवान को भी सुखा दो। तो ये जो मुस्लिम भाई बैठे हैं, कुरान में एक आ गया है कि दान की संपत्ति को खाने वाला कौन होता है भाई? हराम बोलते उसको। तो वो हराम है, और हराम करने वाले व्यक्ति को कहां जगह मिलती है मरने के बाद? जहन्नुम मिलती है। अच्छे काम करने वाले जन्नत मिलती है। हमारे यहाँ स्वर्ग नरक कह देते हैं, आप जहन्नुम कहते हैं। मोदी ने कहा कि मरने के बाद तो होगा, तब होगा, मैं तो जीवित जीव को जहन्नुम में भेजूंगा। जिसने जमीन खाई है, जमीन हड़पी है, ये पहले तो जेल में रहेंगे, यहाँ सांसारिक जहन्नुम झेलेंगे, और मरने के बाद में खुदा निर्णय करेगा, वो इनको सजा अलग मिलेगी। तो इसलिए ये बिल जो आया है और इस पर जो काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद में 4-5 केंद्रीय मंत्री रहे जो वक्त के मेंबर रहे और वक्त के अंदर घुस करके संपत्ति खाई है। आपने नाम सुना होगा सीएम इब्राहिम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, रहमान खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद इकबाल सरदगी, और वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड में अधिकारी रहे हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं रोशन बेग, सुना ना नाम आपने? रोशन बेग। और उसके बाद में एक ट्रस्ट था सजादा हजरत ख्वाजा बंदे नवाज, एक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट के साथ साथ वो वक्फ बोर्ड में भी मेंबर थे। इन श्रीमान का नाम था डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद। इसके बाद में एक विधायक वर्तमान में है जिसका नाम है एन.ए. आरिश, पूर्व सीईओ वक्फ बोर्ड के सीईओ। अपने जैसे जिला परिषद में सीईओ होते हैं, बैंक में सीईओ होते हैं, तो वक्फ बोर्ड में भी सीईओ थे वो, जिनका नाम था वक्फ बोर्ड के एम.ए. खालिद। उसके बाद में चेयरमैन अल अमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुमताज अहमद खान, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। ये आईएएस अधिकारी थे और इस बोर्ड के मेंबर थे। मोहम्मद सनुल्लाह, एक मंत्री और थे, नाम तो हिंदूगिरी था लेकिन है मुसलमान, वो भी पैसे खा गया। और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री अहमद पाशा, वर्तमान में एक महिला विधायक हैं जिसका नाम है खनीज फातिमा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री रहे हैं सीके जाफर शरीफ, और एक वर्तमान विधायक और है तनवीर शेख। ये नाम तो मैंने वो गिनाए हैं जिन्होंने लगभग 50 एकड़ से लेकर के और 100 एकड़ तक संपत्तियों पर कब्जा किया है। ये वो लोगों के नाम है। अभी छोटी सी लिस्ट है, धीरे लिस्ट आपके सामने आएगी, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पूरे देश से 60 लोगों को बुलाया, राजस्थान से भी हम लगभग 10 लोग गए थे। हमारी कार्यशाला हुई और हमें ये कहा गया आप इस बिल का अध्ययन करो, सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो, गांव में जाओ, तहसीलों में, विधानसभाओं में, मंडलों में जाओ और अपने मुस्लिम भाइयों को और अपनी पार्टी के लोगों को भी बताओ कि ये बिल में ये है। पूरे बिल में मैं फिर आपको कहता हूं, पूरे बिल में एक लाइन ऐसी नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि भारत सरकार वक्फ की संपत्ति को अपने प्रयोग में लेगी। राम साहब जैसे मुसलमान बनाना चाहते हो या पंचर निकालने वाले बनाना चाहते हो, मोदी चाहते हैं कि हमारे देश के साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, और वो तभी होगा जैसे इन संस्थाओं ने अपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए। आपके यहां इस प्रॉपर्टी से सरकार ने आंदोलन करवाया है। 166 करोड़ रुपया जो होता है, ईमानदारी से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम वक्फ की संपत्ति से हो सकती है। और उस संपत्ति से भारत की सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खुलवाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएगी, हॉस्पिटल खुलवाएगी, आपके आधुनिक मदरसे बनवाएगी
और आपके अन्य जो स्थान हैं उन पर भी काम करेगी। 1 इंच जमीन और 1 पैसा भी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को वक्त का नहीं चाहिए, केवल इसलिए कि हमारा एक शरीर का अंग कमजोर रहेगा तो देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार कांग्रेस के लोग भी कहते हैं भाई आप भाजपा में वक्त की जरूरत पड़ गई। भाई इसलिए पड़ गई कि हमारा प्रधानमंत्री चाहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित और विकसित हो। भाजपा का कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री की विजन को हम पूरा करें। तो हम इसलिए आपके बीच में आए हैं कि ये वक्त का बिल आपके हित में है, इसकी संपत्ति प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। 2 आदमी इसमें विषय है के साथ 2 आदमी इसमें हिंदू क्यों, वक्त के आप पैरा 6 को जो पढ़ेंगे तो बिल के 6 उसमें साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या इनकम टैक्स के अधिकारी 2 मेंबर इसमें इसलिए रहेंगे इसमें भ्रष्टाचार न हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न हो। ये इसलिए है। और महिलाएं, सब महिलाओं को क्यों ले रहे हो? अरे भाई तुम किस दुनिया में रहते हो जब पाकिस्तान में महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, बांग्लादेश में महिला प्रधान बन सकती है, हमारी बहनें वक्त की मेंबर भी नहीं बन सकती। कौन सा मुस्लिम समाज बनाना चाहते हो तुम? तुम्हारे पड़ोस में पाकिस्तान, वहां बेनजीर प्रधानमंत्री बनी कि नहीं बनी? तब इस्लाम कहां चला गया था? कहां गया इस्लाम? बताओ। वो प्रधानमंत्री बनी और उधर खालिदा बेगम बनी कि नहीं बनी? कितने साल लगातार राष्ट्रपति रही हैं। तो इसलिए ये जो लोग हैं आपको बेकार में बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये गरीब रहे, हमारा वोट देते रहे, हमारे टायर पंचर निकालते रहे, हमारे घरों में रंग रोगन करते रहे। मोदी चाहता है कि मैं ऐसे लोग नहीं चाहता जो हमारे, हम केवल उनका यूज करें, यूज एंड थ्रो। हम चाहते हैं कि ये लोग शिक्षित हों, विकसित हों, पढ़ें लिखें और देश की ताकत बन करके कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे ले जाने का काम करें। इस उद्देश्य से ये बिल बनाया गया है। और हमें कहा गया कि भाई आप लोग गांव-गांव में जाएंगे और जाकर के आप इन बातों को समझाएंगे। आप सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आदरणीय महंत श्रीमान जी, निरंजन जी, उपस्थित मेरे मंच पर विभाजन सभी पदाधिकारीगण, मैं इस विशाल समारोह में बैठे उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ आपके समक्ष रखा, इस पटल पर रखा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल, वक्त सुधार बिल पेश हुआ है, इसका उद्देश्य मात्र और मात्र हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनको शिक्षित, उनको सुरक्षित और उनको विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये आने वाले समय में पूरी पारदर्शिता के साथ आपके समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया